ओके, सो शुरू करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव एन ऑयल ड्रॉप। हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका मास दिया हुआ है हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁻15 kgs। इसे हम डिनोट करते हैं -m से, मान लेते हैं। मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ -m स्मॉल m से। आप किसी और लेटर से भी डिनोट कर सकते हो। अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है वो है 100 न्यूटन पर कूलम, और साथ में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एक्टिंग अपवर्ड्स, यानी ये अगर लगेगी भी तो ऊपर की ओर लगेगी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि उस ऑयल ड्रॉप पर कितना चार्ज हो ताकि वो ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स, मान लीजिए ये एफ नेट है, हाँ, और ये बराबर 0 है, तो इस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्या ये सही है? नहीं, इस ऑब्जेक्ट में कोई नेट एक्सीलरेशन नहीं होगी। ठीक है, ये पार्ट मैकेनिक्स का है, आपको शायद पता होगा। आप, हाँ, ये क्लास 11th का पार्ट है। चलिए, कोई नहीं। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अब दो तरीके से हो सकता है, या तो ये फोर्स या तो एक्सेलरेशन 0, दो केसेस में हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो जब चल ही नहीं रहा है, वो रुका हुआ ही है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट वहीं रुका हुआ है। दूसरा, इज मूविंग एट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आपको पता होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी था कि हमारा जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रह रहा है, मतलब कि द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कि अगर 1 मिनट है तो 1 मिनट में 10 मीटर वो ट्रैवल किया, फिर अगले 1 मिनट में भी 10 मीटर ही ट्रैवल किया, फिर अगले 1 मिनट में 10 मीटर ही ट्रैवल किया, तो उससे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें इसकी वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही, तो जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 है भाई। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन दो केसेस में 0 हो सकता है। ये एक्स्ट्रा, मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ ताकि आपको मैकेनिक्स की रिवीजन हो पाए आपकी। तो नेट एक्सेलरेशन 0 दो केसेस में हो सकता है। एक, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, दूसरा कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। ठीक है, तो जब नेट एक्सेलरेशन 0 होता है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स जो उस पर काम कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, वो 0 होता है। ये कैसे नेट फोर्स हम कैसे पता करते हैं? तो हम उस ऑब्जेक्ट का FBD बनाते हैं। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या ध्यान रखते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम में हम ध्यान रखते हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। ये तीनों वर्ड को बहुत अच्छे से आप समझ लोगे, FBD अच्छे से बना लोगे। क्या है ये तीनों चीज़ें? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ये इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स है। मान लीजिए एक बलून ही है, ठीक है, इसके हर सरफेस पर इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं। आप इधर से इसको प्रेस कर रहे हो, इधर से एक फोर्स लग रहा, फिर ज़मीन खींच रहा है, ये फोर्स लग रहा। ये एक, मान लो ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, एक रबड़ बॉल है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसका एक वेट है, इस पर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, तो ये सरफेस पे रखा है तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी जनरेट होगा, है ना। इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। तो ये हमने क्या किया है? तो हमने क्या किया है, इसका एक डायग्राम बनाया जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक वेट काम कर रहा है, एक नॉर्मल काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं, ये ऑब्जेक्ट भी अगर फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा?
इधर लगाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट को आप मान लो सेंटर, और इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो लिख दो। तो इस पर एक नीचे की ओर वेट लग रहा है, ये सरफेस पे रखा है तो सरफेस इसे रिएक्शन दे रही है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। सरफेस पे रखा है और रुका हुआ है मतलब फ्रिक्शन है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, और हम इस पे इधर से प्रेस भी कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये हमारा एफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस एफ को कंपोनेंट्स में बांट देते हैं, एक एफ एक्स में, एक एफ वाई में। तो एफ एक्स और एफ वाई में निकाल के जो जो नेट बचेगा, जैसे एफ एक्स में हमारे पास एफ एक्सटर्नल कॉस थीटा, मान लो ये थीटा डिग्री है, माइनस ये मान लो फ्रिक्शन है, माइनस फ्रिक्शन, ये हो गया एफ एक्स जो नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। एफ वाई क्या होगा, एन प्लस एफ एक्सटर्नल, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ये है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और ये एक एफ है, तो ये यहाँ पे है। अब अगर हमें इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू यहाँ पर हमें इसके थ्रू कंपोनेंट लेना है, तो और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना एंगल होगा, इतना होगा, है ना। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये कितना डिग्री लेगा, एफ कॉस थीटा। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये एक फोर्स है, ठीक है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जितना ये एक्स एक्सिस पर लेंथ ट्रैवर्स करेगा। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसके ऊपर एक टॉर्च, मान लीजिए एक टॉर्च है, वो लाकर हम इस एफ पे एक टॉर्च जला दिए, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये ओरिजिन से कितनी दूर होगा, जितनी दूर होगा वही इसका कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वही अगर हम टॉर्च इधर लगा दिए, तो अब इसका वाई एक्सिस पे जो जितना लेंथ ट्रैवर्स करेगा वो इसका वाई कंपोनेंट होगा। सेम यहाँ पे ये फोर्स है, यहाँ पे ये फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल कॉस थीटा माइनस एफ, वाई डायरेक्शन में एन प्लस एफ एक्सटर्नल साइन थीटा माइन प्लस एन माइनस डब्ल्यू। तो ये कैलकुलेशन हमें क्या देगा, ये कैलकुलेशन हमें दे देगा नेट फोर्स। ठीक है, इस केस में तो बेसिकली आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो मैकेनिक्स का पार्ट था, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि थोड़ा सा काइनेमैटिक्स में हम चले गए कि यहाँ पर अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि नेट एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। क्यों, क्योंकि मास ज़ीरो नहीं है। और क्यों, क्योंकि एफ नेट जब हम लिखते हैं वो सिंपल सा होता है एम में, तो एम तो ज़ीरो होने से रहा भाई, तो अब ज़ीरो क्या होगा, या एक्सेलरेशन ही ज़ीरो होगा। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो दो केसेस में होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, वो ऑब्जेक्ट खुद ही रुका हुआ होगा, नहीं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यानी उसका स्पीड बढ़ घट रहा ही नहीं है, जितना था उतना ही रह रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारा नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो है, और जब नेट फोर्स ही ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो हमें ढूंढने बोला था कि नीडेड टू अचीव इक्विलिब्रियम, तो इस इक्विलिब्रियम के पीछे हमने इतना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिया। ठीक है, चलिए कोई नहीं, वो हमारे काम ही आएगा। सोल्यूशन पे आते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, अब मैं जो भी करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सा इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एफ बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप पे एक हमारा वेट काम कर रहा होगा, अर्थ खींच रहा होगा, और दूसरा अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसे इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पर मेंशन्ड है कि इट इज़ एक्टिंग अपवर्ड्स, तो ये क्यू ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें फोर्स को बैलेंस करना होगा, क्योंकि एज वी हैव टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो बैलेंसिंग द फोर्सेस वी हैव Q इज इक्वल्स टू एम जी, क्यों Q इज इक्वल्स टू एम जी, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू एम जी बाई ई, और हमारे पास एम, जी और ई के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो वहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो
चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमारे पास कुछ कुछ डेटा दिया गया है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम एम ई से डिनोट करेंगे वो दिया हुआ है। मास ऑफ ए प्रोटॉन जिसे हम एम पी से डिनोट करेंगे वो हमें दिया हुआ है। मैंने इसे अपने कन्वीनियंस के लिए एम पी जी ई माइनस ई प्लस नोट किया है। आप अपने कन्वीनियंस से कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। हाँ, तो ये सारे डेटा पहले लिख लेना है। मैं जिस जिस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, आपको भी अपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त इसी तरह अप्रोच करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें जितना भी डेटा दिया गया है उन सभी डेटा को लिख लेना है अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दिया गया है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया गया है, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन दिया गया है। ओवर राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आगे से या ना हो। हमें चाहिए क्या क्या? सबसे पहले हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और उसके बाद हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो सोल्यूशन यहीं पे साफ साफ हो जाता है। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले पता हैं तो आपके पास सोल्यूशन रेडी है। फिर जो अगली गलती हो सकती है वो आपके कैलकुलेशन में ही हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने काट करके इसे ओवरराइट किया है, तो मेरे कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। तो बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। बस ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो एफ जी निकल जाएगा। यहाँ पर के का वैल्यू हमें पता ही होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 क्या है? तो पहला चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज -1 ही, और दूसरा चार्ज होता है प्रोटॉन, उसका चार्ज +1 ही, डिवाइडेड बाई r²। बस यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल गया, और फिर दोनों जो फोर्सेस निकले उनका रेशियो निकाल दीजिए। वो क्या होगा? अगर हम एफ ई बाई एफ जी करते हैं तो देखिए, के क्यू ई क्यू पी बाई r² डिवाइडेड बाई GM1 या GME MP बाई r² कॉमन है, से कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आया वो आया के क्यू ई क्यू पी बाई GME MP, ठीक है। तो बस आप ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास ये तीनों जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो मिल जाएंगी। चलिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा, चलिए रखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम हैं अपने 14वें क्वेश्चन के साथ। तो ये 14वां क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वैसे आपको सोचना चाहिए था, पर कोई नहीं, डीपीपी में मिल गया, तो इसी बहाने आप सोचोगे। बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है कि द अर्थ अट्रैक्ट्स अस विथ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए हम लोग टिके हुए हैं इस धरती पर। वाई डजेंट इट अट्रैक्ट अस विथ एन इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंस एफ ई यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अर्थ इज यूजुअली सो मच ग्रेटर दैन इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हमारे अर्थ के पास एक हायर मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फोर्स है दैन व्हेन कंपेयर टू द इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही क्यों अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से क्यों नहीं अट्रैक्ट करता? सोचिए। इसके लिए आपको आंसर तो मिल जाएगा, पर आपको बेसिक्स बिल्कुल फंडामेंटल पे जाना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। आंसर क्या है कि वाइल इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर जनरली स्ट्रॉन्गर, दिया गया है भाई, दीज आर जनरली स्ट्रॉन्गर, ठीक है। किससे स्ट्रॉन्गर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है। पर किस चीज़ के लिए? फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट कितने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स? उतने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए MO है,
इज़ वेरी 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 स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। क्योंकि तब ही जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं G m1 m2/r², तो यहाँ पर जब m0 बहुत छोटा बहुत 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 छोटा होगा व्हेन कंपेयर टू me, मान लीजिए ये m2 हमारा मास ऑफ अर्थ है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होता है, तो हम इसको निगलेक्ट ही कर देते हैं आमतौर पर, है ना। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही सुपरसाइड करता है, यही सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है स्पेशली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। किसके लिए? फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एंड अर्थ्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वीक कंपेयर टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत कमज़ोर होती है इन रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मोर ओवर अर्थ एक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब जितने उसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसके लिए ज़रूरत होती है अनबैलेंस चार्ज की। मतलब हमारे पास कुछ नेट चार्ज होना चाहिए, इसके पास कुछ नेट चार्ज है ही नहीं, ऑलमोस्ट लाइक ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो नेट चार्ज इसके पास कुछ खास है नहीं, तो दिस मीन्स देयर्स नियर परफेक्ट। नियर परफेक्ट का मतलब, नियर परफेक्ट बैलेंस का मतलब है कि बिल्कुल 19-20 का मामला है, जहाँ पे नियर परफेक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस हैं, है ना, हमारे प्लैनेट पर। इसीलिए जब कोई नेट चार्ज ही नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से लगेगा? यही कारण है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर होने के बावजूद हमारा फोर्स कमज़ोर है। एंड जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स एक और चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इवन दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एट द एटॉमिक लेवल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटॉमिक लेवल का मतलब क्या है कि जो सेपरेशन है दो चार्जेस के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। मान लो ये एक प्रोटॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, आप जान पा रहे हो कितना छोटा होगा, कितना ज़्यादा छोटा होगा। हमारे पास अभी एग्जिस्टेंस में मान लो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये इसमें ग्रेविटेशनल पुल कितना कम होगा, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला है ना। तो ये कितना कम होगा। इसीलिए तो जब, और हमारे पास इक्वेशन क्या आती है कि मान लीजिए ये हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? के Q1 Q2/r²। जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता जाएगा, जैसे जैसे r बहुत छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो वही हो रहा है कि even though electric forces are stronger at the atomic level, Earth's electric field is very weak. अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होता है। कितना? तो 100 न्यूटन पर कूलम। ऊपर से हमारी जो बॉडीज़ हैं हैव वेरी लिटिल नेट चार्ज। तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट के चार्ज पर और दूसरा स्ट्रेंथ पर। ना हमारे पास कोई नेट चार्ज है और ना ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो इसी कारण से जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे ऊपर एक्ट कर रहा होता है ड्यू टू द अर्थ्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स को काम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक नेट चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है ही नहीं, मान के चलो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक है। और ये कैपिटल ई है, ये कैपिटल ई क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ का बहुत वीक है। कितना है? तो ऑलमोस्ट 100 न्यूटन पर कूलम, ना के बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है, कोई खास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अलॉन्ग साइड
ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल मास, चाहे वो चार्ज हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस ऑफ चार्ज, चार्ज हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी को बस चाहिए मास। इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स को चाहिए कि चार्ज भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। ग्रेविटी का क्या है, ग्रेविटी को चाहिए बस मास, सीधा मास, आपके पास मास है ग्रेविटी लगेगी, बात खत्म। ऊपर से अर्थ का जो इमेंस मास है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि अर्थ के पास इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ग्रेविटी में अर्थ के पास बहुत बड़ा मास है, कितना, ऑलमोस्ट 6 × 10⁻²4 kgs। दिस क्रिएट्स a significant gravitational pull on us. तो कंक्लूडिंग, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर क्रूशियल विद इन एटम्स, वो भी मैंने आपको बताया क्यों, और एंड फॉर इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, क्यों, क्योंकि आर बहुत कम है, और चार्ज मान लो चार्ज तो ठीक है पर आर बहुत कम है, और मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना, तो ग्रेविटी यहाँ पर हार जाती है। जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं कि मान लो हमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में Fe/Fg निकालना है, तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा, अगर हम एटॉमिक लेवल बात कर रहे हैं और हम Fe/Fg निकाल रहे हैं, ये एटॉमिक लेवल की बात है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, हमेशा। ठीक है, कारण आपको बता दिया, क्योंकि बहुत छोटा सा इसका सेपरेशन है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत छोटा है। ठीक है, हाउएवर फॉर लार्ज रिलेटिवली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स लाइक अस एंड द अर्थ भी न्यूट्रल है, हम भी न्यूट्रल हैं, तो कोई नेट चार्ज पार्टिकल बचा नहीं, तो उसके लिए क्या है, ग्रेविटी रेंज सुप्रीम ड्यू टू इमेंस मास इन्वॉल्व। मेन यहाँ पे जो खेल कर गया वो है अर्थ का मास, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है जो यहाँ पर अर्थ के इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा बनाए, बड़ा क्या, बहुत बड़ा बनाए, बस एक मास ही है और कुछ नहीं। हो सकता है आपको समझ में आया हो, धन्यवाद एंड ऑल सेट। चलिए शुरू करते हैं। तो वहाँ पर हमने पहला पैटर्न देखने की बात की थी, तो पहला पैटर्न ये था कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक 1 मीटर की स्टिक है, और दूसरा चार्ज Q2 है। अब इसमें कॉम्बिनेशंस बहुत सारे आ सकते हैं, या तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हों, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। ठीक है, इसमें लगना दो ही चीज़ है, सबसे पहले हमें एक FBD बनाना है और उसके बाद F नेट बराबर ज़ीरो कर देना है। F नेट बराबर ज़ीरो करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लग रहे फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, R², बस यही काम है। तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बेसिस पे आप बाकी दूसरे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो पहला केस हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर, मान लो x डिस्टेंस पर, क्योंकि x ही निकालना है कि कितने डिस्टेंस पर प्लेस करें जो कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब वो हिले ना, जैसे ये मीटर स्टिक है, इस मीटर स्टिक पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर प्लेस कर दिया, तो उससे हम कितनी दूरी पर करेंगे प्लेस जो कि ये फिर हिले ना। ठीक है, वही x निकालना है, तो हमने मान लिया कि x है। फॉर आर सिंप्लिसिटी, ये Q2, ये Q1, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन प्लेस है एट डिस्टेंस x, ये x है तो ये कितना होगा, 1 - x। ठीक है, चलो फटाफट से FBD बनाओ, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये नेगेटिवली चार्ज है, और पहले केस में वो -2 माइक्रोकूलम था और -2 माइक्रोकूलम था, यानी ये दोनों भी नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में आएगा चार्ज Q1 के कारण, Fe
1, इस डायरेक्शन में आएगा FE2, FE2 बन गया। चलो अब F नेट बराबर 0 करना है, तो F नेट इज इक्वल्स टू FE1 in the positive direction and FE2 in the negative direction। ठीक है, अब ये बराबर 0 करना है। ठीक है, चलो अब हर एक को निकाल देना है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी कर लिए। अब क्या कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो F नेट इज इक्वल्स टू KE2। ध्यान देना है -2 माइक्रोकूलम है, यानी -2 इंटू 10⁻⁻⁶। पर ये यहाँ पर हम पूरा -2 उठा के नहीं लिख देंगे, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। अगर यहाँ पर -1000 भी होता तो हम यहाँ पर 1000 लिखते, ना कि -1000। ठीक है, चलो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इसलिए बता दिया। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, x²। ये किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर हम इसे XY कोऑर्डिनेट्स में देखें तो किस डायरेक्शन में लगेगा। हमेशा जब भी फोर्स कैलकुलेट करो उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बांट दो, बहुत ईजी होती है। उसे डाल दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में XY में। तो ये कितना लगा, KE, फिर से KE2 बाय, इस बार मैटर थोड़ा सा अलग है और इस बार ये लग भी रहा है -x की तरफ। FE2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज KE2 बाई x² इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो ये बेसिकली तो नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव आई है तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। KE2 बाई 1 - x का होल स्क्वायर। KE2 कैंसिल, इट इम्प्लाइज ये 1 ही था। 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। इट इम्प्लाइज 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², है ना। सॉल्विंग फर्दर 1 प्लस वही a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो a² + b² - 2x इज इक्वल टू x²। ठीक है, इसको इधर लेकर आओ तो x² कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज 1 - 2x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 मीटर। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मीटर स्टिक है जिसके दोनों तरफ -2 माइक्रोकूलम के चार्जेस लगे हुए हैं, उनमें हम इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से 50 सेंटीमीटर पर, कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर पर प्लेस करते हैं तो ये जहाँ है वहीं रहेगा, न इधर खिसकेगा न इधर खिसकेगा। चलो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए भी कर लेते हैं। सेम इसमें भी वही करना है अपने को। प्रोटॉन के लिए इधर -2 माइक्रोकूलम, इधर भी -2 माइक्रोकूलम, ये 1 मीटर। मान लो कि हमने उसे लेट द प्रोटॉन बी प्लेस्ड at a distance x meters away from charge Q1। ठीक है, हमारे केस में ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। ठीक है, चलो फिर से वही 3 चीज़, पहले FBD, फिर F नेट को 0 करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए। क्या, इक्विलिब्रियम
पोजीशन ऑफ प्रोटॉन पता करना है। यहाँ हम लिख देंगे टू फाइंड में। तो फिर से वही तीन चीज़, एफवीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, नेट फोर्स निकालो, और नेट फोर्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वही के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बात खत्म। तो इसका सबसे पहले एफवीडी बना लेते हैं। तो मान लो कि ये Q1 है, ये Q2 है, Q2 को ज़्यादा छोटा बन गया, ये Q2 है, बीच में यहाँ पर हम प्रोटॉन बना रहे हैं, इसके बीच में डिस्टेंस मान लो x है, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है ना, ये गिवन है। तो इसका एफवीडी कैसा बनेगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा Fp2। सेम ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा Fp1। चलो एफवीडी बन गया, टिक मार्क। अब आते हैं नेट फोर्स पर। तो नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो एज इक्विलिब्रियम is maintained for the proton। ठीक है, चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये दोनों फोर्सेस हैं सेम उसी तरह Fp1 माइनस आयोटा प्लस Fp2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो बस अब कैलकुलेशन करना है। एफ नेट ये भी 0 हो गया, ये भी डन। अब बस ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस हमने निकाले हैं, इनको इस फार्मूले की यूज़ करके हमें इक्वेट कर देना है 0 से। ये पहला क्या निकलेगा, Fp1 होगा K, इसका भी वैल्यू वही E ही होता है, बस ये पॉजिटिव होता है, KE इंटू 2 बाय डिस्टेंस क्या है x² इन द नेगेटिव डायरेक्शन प्लस K इंटू E इंटू 2 बाय 1 माइनस x² इक्वल्स टू 0। फिर से सेम ही आ गया जैसा पिछले बार था, ये नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2ek 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ek बाई x²। 2ek कैंसिल, इट इम्प्लाइज, और ये इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, x² इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, इट इम्प्लाइज x² इज इक्वल्स टू, इसको एक्सपैंड कर दिए 1 प्लस x² माइनस 2x, x² कैंसिल, तो 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दो चार्जेस हैं हमारे पास, है ना, ये -2 माइक्रोकूलम, ये -2 माइक्रोकूलम, तो इसके बीच में हम एक प्रोटॉन प्लेस कर रहे हैं ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये हिले ना। तो ये कितना डिस्टेंस पे रहेगा, 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि पहले वाले केस में भी जब हम बीच में एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हैं उसमें भी 50 सेंटीमीटर पे हम रखे थे, और जब हम एक प्रोटॉन रख रहे हैं उसमें भी 50 सेंटीमीटर पे रख रहे थे। बस यहाँ पर बात यह है कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं और नेगेटिवली चार्ज हैं। सेम होगा अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को भी रखते हैं, तो क्या होता है हम देखते हैं आगे। तो अगला सिनेरियो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है +2 माइक्रोकूलम और दूसरा भी है +2 माइक्रोकूलम। ठीक है,
इसमें दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या तो दोनों का चार्ज सेम रखो और मैग्नीट्यूड भी सेम रखो, या दोनों का चार्ज तो सेम रखो ही पर मैग्नीट्यूड बदल दो, एक का कम एक का ज़्यादा। ठीक है, और दोनों 1 मीटर की दूरी पर हैं और दोनों के बीच में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, दोनों के बीच में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, और हमें बताना है वो वैल्यू एक्स, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन बस ऐसे टेक्निकल टर्म है, बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि हम इस मीटर स्टिक पर इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखें जो कि इलेक्ट्रॉन फिर हिले ना, प्रोटॉन को कहाँ रखें जो कि ये हिले ना, सेम इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखें यहाँ जो वो हिले ना, प्रोटॉन को कहाँ रखें जो वो हिले ना। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेम यहाँ पर हम बांट लेते हैं कि हम यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर रहे हैं, प्रोटॉन को प्लेस कर रहे हैं, करना वही है, FBD बनाइए। तो एक इलेक्ट्रॉन रखा गया, तो इलेक्ट्रॉन के कारण Q1 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों क्यों करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो FE1 सेम ये अट्रैक्ट करेगा FE2। हमने प्रोटॉन रख दिया तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन रख दिया तो ये रिपेल करेगा, कौन, चार्ज Q1 प्रोटॉन को रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो वही हम बना रहे हैं FBD। तो FP1 और इधर ये क्या होगा FP2। ठीक है, चलो इसमें हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम x डायरेक्शन पे रख रहे हैं। ठीक है, तो FBD वाला पार्ट हमारा बन गया, FBD डन। अगला पार्ट हम क्या यूज़ करते थे, F नेट बराबर 0 करते थे। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना है। और जब ये लाने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते थे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो FBD वाला पार्ट हमने कर लिया, अब F नेट बराबर 0 करना है। तो F नेट इज इक्वल्स टू FE1 माइनस आयोटा प्लस FE2 आयोटा। इस केस में भी F नेट इज इक्वल्स टू FP2 माइनस आयोटा प्लस FP1 आयोटा। ठीक है, चलो अब हर एक को इंडिविजुअली निकालो और ये बराबर 0 कर दो। तो ये अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना निकलता, 2KE, ई क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, बाय डिस्टेंस कितना है, चार्ज 1 से x स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा प्लस सेम यहाँ पर भी 2E और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेशन कर रखा है, इसमें वैल्यू 50 सेंटीमीटर्स आती है। इसमें भी देखते हैं इसमें क्या होता है, FP2 सेम, इसमें भी सेम ही इक्वेशन बनेगा जैसा कि लग ही रहा है ना, इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2K कट जाएगा और फिर बचेगा हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर्स। तो सेम, तो बेसिकली है कि आप चाहे नेगेटिव -2 माइक्रोकूलम रखो या +2 माइक्रोकूलम रखो, वैल्यू सेम आ रहा है। चाहे इलेक्ट्रॉन रखो या प्रोटॉन रखो, अगर हमारा लाइक चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, अब ये केस देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन, कुछ भी करने से पहले FBD बनाओ भाई। तो इलेक्ट्रॉन है
तो ये चार्ज Q1 हो गया, इस चार्ज Q2 हो गया। तो चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रॉन पर किधर लगेगा फोर्स, अट्रैक्ट हो गई है Fe1, और इधर Fe2। FED बन गया, एफ नेट इज इक्वल टू 0 करो। एफ नेट क्या होगा, Fe1 माइनस आयोटा प्लस Fe2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। Fe1 Fe2 निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। ये क्या कहता है, Fe यानी इलेक्ट्रॉन जो हम प्लेस करेंगे, इसका क्या वैल्यू होता है, k Q1 Q2 बाई R²। तो k मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज E, Q2 कितना है, Q2 है Q1 यानी कि 2 बाई, मान लो x डिस्टेंस पे हम रख रहे हैं, तो x² माइनस आयोटा प्लस 2, क्या यहाँ पे 2 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है, k Q1 Q2 बाई R²। तो k हो गया, Q1 कितना है E, Q2 कितना है, ये है 4, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये कभी 0 होगा, देखते हैं। इसे हमने उधर भेज दिया, ये क्या निकला, 4ek बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ek बाई एक्स स्क्वायर। ek कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पे आ गया 4x² इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रोटॉन के लिए अभी चिंता मत कीजिए, ये हम अगले पेज में कर लेंगे, पर अभी हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं कि क्या होता है। हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस तो मान लीजिए बन जाएंगे, पर हमें बेसिकली समझना है कि ये किस तरीके से बनता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, तो उसके लिए ये करना ज़रूरी है। तो हमारे पास अभी ये आया, फर्दर सॉल्विंग इट, इसे एक्सपैंड कर देंगे, -2x प्लस 2x² माइनस 4x, इसको इधर लेकर आए तो 2x² प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिए तो x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये जो है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब ये रियल रूट्स नहीं है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा। अगर आपने क्लास 11th पढ़ रखी है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा, इसका कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली वो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सच वैल्यू ऑफ x exists so that electron stays in equilibrium position in this सेटअप क्या है कि हमने माना कि एक +2 माइक्रोकूलम्ब है और दूसरा +4 माइक्रोकूलम्ब है। इसका आप बहुत सारे तरीक़ों से ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको और कौन कौन से वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। तो हमने कर क्या क्या लिया, -2 यहाँ पर हमने अभी +2 भी कर लिया, तो इन दोनों में रिज़ल्ट सेम आया 50 सेंटीमीटर। अगला आप कर सकते हैं +2 माइक्रोकूलम्ब +4 माइक्रोकूलम्ब +4 माइक्रोकूलम्ब -2 माइक्रोकूलम्ब, ये भी हमने कर लिया है। तो हमने देख लिया कि इसके लिए कोई ऐसे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। अगला आप कर सकते हैं -4 माइक्रोकूलम्ब, सॉरी +4 माइक्रोकूलम्ब -2 माइक्रोकूलम्ब, और फिर इसे बदल दीजिए
+2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम। तो ये दोनों के लिए आप खुद से कर सकते हैं, प्रोसेस सेम फॉलो करना है। FBD बनाइए, Fnet बराबर 0 कर दीजिए और फिर उसका वैल्यू निकालिए। ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान वही रखना है Fnet में हमें जो जब हम FBD बनाएंगे तो जो राइट की ओर जा इससे फोर्सेस को हम x डायरेक्शन XY कोऑर्डिनेट पर डाल देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है FE2 पॉजिटिव I और FE1 नेगेटिव I। ठीक है, तो हर में आपको यही करना है, Fnet बराबर ये, और फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त हमें Q एज इट इज़ नहीं लिखना है। अगर वो -2 है तो -2 नहीं लिखना है, यहाँ पर वो सीधा आएगा 2। ठीक है, और बाकी उसका ये डायरेक्शन है, ठीक है, जो हमने दे रखा है इसे, और फिर ऑल सेट।